अगर बॉडी में मोशन आ चुका है तो अब इस समय बॉडी में लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है, एक वेरिएबल फोर्स नहीं है। एक बॉडी किसी सरफेस पर रखी है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन। अब आप बताओ, आपने आगे की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या बॉडी मोशन करेगी? कोई बॉडी किसी सरफेस पर रेस्ट पर हो और जैसे ही गतिमान होने वाली हो तो उस टाइम जो फोर्स लगेगा उसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। जस्ट लाइक दैट, कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है तो उसको मोशन कराना ज्यादा टिपिकल है, और जब बॉडी मोशन हो जाए तो फिर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उससे क्या होगा। हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद होगा सही बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो सही प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम में कहीं ना कहीं लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मोशन इन टू प्लेन भी पढ़ लिया। अब बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन, उसमें पढ़ा है, बट अब बात करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो उम्मीद करो कि सही बच्चों को सभी चीजें समझ में आए, सब कुछ पढ़ाइयाँ अच्छी हैं। फोकस्ड कितना कर पा रहे हो ये डिपेंड आप पर करता है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं, तो फटाफट हम लोग रिवीजन करा भी दे रहे हैं। तो बच्चों बात हो रही है अपने फ्रिक्शन पर। अब फ्रिक्शन क्या है? जब कभी देखते नहीं हो घर में पानी से भरी बल्टिया को जब हमको खिसकाना होता है, पानी से भरी बल्टिया को, गिलसिया को नहीं, गिलसिया मतलब गिलास, समझे ना? पानी से भरा अगर कोई ड्रम है तो उसको खिसकाने में बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और जब वो मोशन करने लगता है तो हम लोग देखते हैं कि अब उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती है। तो पहले ऐसा क्या हो रहा था? तो आज इसी सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का अपने शून्य बैच में। मैं आपका प्यारा भैया जय भैया आज आपको डिस्कस करने वाला हूं फ्रिक्शन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फ्रिक्शन के बारे में। तो सही प्यारे बच्चों को सबसे पहले अगर फ्रिक्शन के बारे में समझाएं तो क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले इस पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सभी प्यारे बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन मींस ये गतिक घर्षण बल क्या होता है। गतिक घर्षण बल, बहुत अच्छे, आराम से समझिएगा, बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से आएगा। उसी तरीके से ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स, यहां भी फोर्स है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसी को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। और क्या कमाल का चैप्टर होगा, आराम से पढ़िएगा, एक एक चीजें को, बातों को रिलेट करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी हो, या तो वो रेस्ट पोजीशन पर हो या तो टेंडेंसी रख रही हो मोशन की, मतलब टेंडेंसी का मतलब जस्ट अबाउट द मोशन, जस्ट अबाउट टू मोशन, जैसे ही गति करने वाली हो। लिखा हुआ जरा ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पिंड किसी सतह पर स्थिर हो या गतिमान होने वाली हो तो पिंड तथा सतह के मध्य एक बल कार्य करता है जो कि उसकी अवस्था का विरोध करता है। इस बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। when a body, ओ भाई, when a body slips or tends to over the surface another body, then a force develops parallel to the surface in contact which opposes their relative motion. This force is known as friction. अभी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली में यहां पर हमें पूरे डेफिनेशन में पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में फ्रिक्शन कब कब लगेगा। या तो कोई बॉडी क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो, या तो टेंडेंसी कर रही हो। टेंडेंसी का मतलब जस्ट अबाउट टू मोशन, जैसे ही वो गति करने वाली हो। मीन्स अगर हम डिस्कस करें बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए, मतलब हम बात करें तो यहां से हमें पता चल रहा है कि बच्चों फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो बच्चों दो टाइप का होता है। एक होगा बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन,
एक होगा क्या बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और एक होगा बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बहुत अच्छी बात, आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात। मीन्स कहने का बच्चों मतलब है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मतलब गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, और यहां पर होता है बच्चों स्थैतिक घर्षण बल। अब यही आपको हमें समझाना है कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, बिल्कुल आराम आराम पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से, छोटा सा टॉपिक है, अच्छी तरीके से रिलेट करना, अच्छी तरीके से बातों को समझना। यश यश यश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब बॉडी ऑलरेडी, जरा ध्यान से सुनिएगा, जब बॉडी ऑलरेडी क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो। मीन्स कहने का मतलब, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर, या जब किसी बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर रिलेटिव मोशन कर रही हो, क्या कर रही हो, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब सापेक्षिक गति कर रही हो। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस समय बॉडी और सरफेस के बिटवीन, उस समय बॉडी और सरफेस के बिटवीन एक फोर्स डेवलप होगा, विच इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन, विच इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी किसी सरफेस पर मोशन में हो, रिलेटिव मोशन कर रही हो, तो उस बॉडी और सरफेस के बिटवीन बच्चों एक, मींस ये फोर्स अगर कहा जाए ये फोर्स कैसा होता है, तो बिल्कुल आराम से समझ लो, ये फोर्स बच्चों एक टेंजेंशियल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? टेंजेंशियल फोर्स होता है। मींस ये एक स्पर्शिबल होता है। ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। यह फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स होता है जो कि बॉडी और सरफेस के बिटवीन वर्क करता है। ये क्या करता है? विच इज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, विच इज अपोजेस टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, आराम से पहले फील ले लो पहले, फिर आराम से चलते रहेंगे। मतलब ये सापेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर क्या कर रहा है? रिलेटिव मोशन कर रहा है या मूव कर रहा है, तो बॉडी और सरफेस के कांटेक्ट में एक फोर्स डेवलप होता है जो कि क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, गति का विरोध करता है। इस फोर्स को हम टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंशियल फोर्स, स्पर्शी बल भी कहते हैं। ये बल हमेशा टू सरफेसेस के कांटेक्ट में होता है, दैट मींस दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स। वेरी गुड। एफके की अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो एफके इज ऑलवेज कांस्टेंट। एफके इज ऑलवेज क्या? कांस्टेंट। आराम से पढ़ो, जल्दीबाजी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। भाई कोई बॉडी धीरे धीरे मोशन कर रही है, चाहे कोई बॉडी तेजी से मोशन कर रही है, एफके की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तुम वेलोसिटी कितनी भी बढ़ा लो। एफके इज ऑलवेज कांस्टेंट। आराम से पढ़िएगा, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ने में तो बिल्कुल हम तुमको राजा बना देंगे, हीरा बना देंगे, बात की बात क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कंप्लीटली नॉलेज लेते हैं। ये जो एफके होता है बच्चों, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। एंड आप सभी लोग जानते हो एन को क्या बोलते हैं? अविलंब प्रतिक्रिया बल, अविलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। मतलब अगर बात करें अविलंब प्रतिक्रिया बल का मतलब क्या, इसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब का तो सर ये कहां पढ़ा है बेटा? लॉ ऑफ मोशन। अब दोबारा बार बार ना पढ़वाओ। जब हम प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हैं बच्चों, तो प्रोपोर्शनल का मार्क हटाने में कांस्टेंट आता है म्यू के, और याद रखिएगा म्यू के एक क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को कहते क्या है बच्चों?
इस कांस्टेंट को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या इसी को कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो बच्चों, इसी को बोलते हैं गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक। बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर समझना बच्चों। मतलब म्यू के ही क्या है, ये क्या है, गतिक घर्षण गुणांक। ये किस पर डिपेंड करेगा, म्यू के इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये बॉडी और सरफेस के बिटवीन वर्क करेगा। मतलब ये किसी भी बॉडी के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। एफ के, बहुत सीधी सी बात समझ लो। हमने सबसे पहले बोला काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर क्या कर रहा हो, रिलेटिव मोशन कर रहा हो, तो उस बॉडी और सरफेस के कांटेक्ट में एक फोर्स डेवलप होगा जो कि उसकी गति का विरोध करेगा, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। इस फोर्स को ही हम लोग कहेंगे क्या, टेंजेंशियल फोर्स। इस फोर्स को ही हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज कांस्टेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड किस पर करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर ऊपर की ओर वर्क करता है। जब प्रोपोर्शनल का मार्क हटाएंगे कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा म्यू के। म्यू के को बोलते क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट मींस गतिक घर्षण गुणांक। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। If a body sliding to over the surface on another body, then the frictional force acting between their surfaces is called the kinetic friction force. जब कोई पिंड किसी सतह पर, कब किसी सतह पर गतिमान हो, तो सतह तथा पिंड पर एक बल कार्य करता है जो कि उसकी अवस्था का विरोध करता है। इस बल को ही हम लोग गति घर्षण बल कहते हैं। याद रखिए जाए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय में क्या, एफ के। ठीक है, आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी सुनाने से पहले बच्चों कुछ बात हो जाए, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। जैसे जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, एक ये बॉडी है जो कि किसी सरफेस पर ऑलरेडी मोशन कर रही है। क्या कर रही है, मोशन कर रही है। म्यू के की वैल्यू आपको दे दी जाएगी 0.2। म्यू के की वैल्यू क्या दे दी जाएगी, 0.2। इसका वेट कितना है, 5 kg दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। सबसे पहला फोर्स ऑलरेडी मोशन में, बोलेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालो, तो आप सभी लोग जानते हो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर होगा। बॉडी का वेट किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। तो आप बताओ बॉडी का वेट नीचे की ओर, वो होगा mg। तो आप बताओ n किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो आप बताओ n बराबर m की वैल्यू कितनी है, 5, g की वैल्यू 10, n की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन। आप बताओ न्यूटन। क्या इतनी बात आई सभी बच्चों को? आराम से समझना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल गर्दा उड़ा करके समझना। लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही, ठीक है, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बताओ, तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, म्यू के इंटू में एन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप बताओ। म्यू के की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 0.2। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50। दिस से दिस हट जाएगा, एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन। क्या इतनी बात सही बच्चों को समझ में आई कि नहीं है? क्या इतनी बात सब, सॉरी 5 दूनी 10, क्या इतनी बात सभी बच्चों को धीरे धीरे स्लोली मोशन में समझ में आया कि नहीं आया? एक एक बच्चे बिल्कुल टारगेट बना करके बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं होगी। बोलो एक बार देखो बच्चों, क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहीं पर एक और क्वेश्चन अगर मैं देना चाहूं तो दे सकता हूं। एक कोई ये सरफेस है, नो डाउट बच्चों, म्यू के की वैल्यू, एक बॉडी ऑलरेडी किसी सरफेस पर ऐसा बोल सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। अब बोलेगा इस पर म्यू के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.1 है। 0 क्या है, 1 है।
बॉडी कितने केजी की है? 2 केजी की है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालो। तो कोई दिक्कत तोड़ो नहीं बेटा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है बेटा। एन ऊपर की ओर, वेट नीचे की ओर। आप सबसे पहले बताओ एन बराबर क्या होगा? mg होगा। एन बराबर एम की वैल्यू बोलो 2, जी की वैल्यू बोलो 10, तो एन की वैल्यू फिर से 20 न्यूटन आ जाएगी, जैसा कि हमने पिछला न्यूमेरिकल लगाया था। बोलो यस तो नो। ठीक है सर, आ गया सर। अब यहां पर क्वालिटी क्या है? अगर हमसे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पूछता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पूछता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना आसान है। कैसे? आप सभी लोग जानते हो म्यू के इंटू में एन, एफ के, म्यू के की वैल्यू 0.1, एन की वैल्यू 20, दिस से दिस कैंसिल, एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 न्यूटन। बोलो यस और नो। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? आराम से बोलना है, जल्दीबाजी किसी बच्चे को नहीं करनी है। बोलो क्लियर? प्रैक्टिस जबरदस्त है, लेकिन प्रैक्टिस सारा बच्चा जबरदस्त करेगा। अब बात करने जा रहे बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फिर दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल्स भी देंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब कोई बॉडी, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो चुका, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब अगर बात करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर आपको जानना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। सर ये कैसे? अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रेस्ट पोजीशन पर है, ऐसे एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहा गया? इसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मींस, ये अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए वेरिएबल फोर्स के साथ और कैसी फोर्स है, तो आप बिल्कुल बोलना नहीं भूलेंगे, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब ये ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट करता है। लेकिन सुनो तो, ये कब वर्क करता है जरा सुनो। इफ अ बॉडी टेंड्स टू द स्लिप ओवर द सरफेस of another body, then frictional force acting between their surfaces is called the static friction force। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर रेस्ट पर हो और जैसे ही गतिमान होने वाली हो, तो उस टाइम जो फोर्स लगेगा उसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। जस्ट लाइक दैट, ये एक वेरिएबल फोर्स होती है। कैसे होती है? मान लो एक बॉडी किसी सरफेस पर रखी है, इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं, मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हम मान लेते हैं 25 न्यूटन है। क्या है? 25 न्यूटन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बॉडी पर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना, यही मेन क्लास है, मेन डिपार्टमेंट ये है। इसको समझ लिया तो लाइफ झिंगा लाला, बात खत्म। एक बॉडी किसी सरफेस पर रखी है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन। अब आप बताओ, आपने आगे की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या बॉडी मोशन करेगी? नहीं करेगी। इस कंडीशन में बॉडी किस पोजीशन पर रहेगी? रेस्ट पोजीशन पर। तो अगर रेस्ट पोजीशन पर रहेगी तो तुमसे पूछा जाएगा फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तुमसे पूछा जाएगा फ्रिक्शन फोर्स कितना है, घर्षण बल कितना है, तो आप 25 न्यूटन नहीं कहोगे। क्यों? आप ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा नहीं मान सकते। आप थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकली सोचो, एक बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है, तुम फोर्स लगा रहे हो, मोशन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी पीछे की ओर मूव करने लगेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने फोर्स लगाया है, बॉडी अभी भी रेस्ट पोजीशन पर है, तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स, इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, सॉरी,
इस समय ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। सॉरी फॉर दैट, बात समझिएगा। अगर आपने सोचो थोड़ी देर के लिए समझो, अब आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप बताओ 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर भी बॉडी किस पोजीशन पर रहेगी? रेस्ट पोजीशन पर, और रेस्ट पोजीशन पर होगा तो याद रखिएगा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही माना जाएगा। अब अगर तुमने मान लो 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये भी 25 न्यूटन का लगा रहा है, अब भी बॉडी क्या होगी? रेस्ट पोजीशन पर, और अब भी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। लेकिन यहां गौर करने वाली बात बच्चों ये है कि अगर आपने धोखे से इस पर 26 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो उस समय बॉडी मोशन करने लगेगी, और उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स केवल कितना है? 25 न्यूटन। और याद रखिएगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। याद रखिएगा, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल कहते हैं। जल्दीबाजी नहीं होगी, खूब आराम से समझना, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर के, ठीक है? मेथड आपको समझ में आ रहा होगा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसीलिए बोला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मतलब हमारे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू कहोगे तो 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू अगर कहोगे तो वो क्या होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। वो होगा बच्चों सीमांत घर्षण बल कहेंगे। वेरी गुड, ठीक है। मत भूलिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर हम प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा म्यू एस इंटू में एन। या म्यू एस को क्या बोलते हैं? अगर बात कही जाए बच्चों म्यू एस को क्या बोलते हैं, तो म्यू एस को बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? इसी को बोलते हैं बच्चों स्थैतिक घर्षण गुणांक। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, जल्दीबाजी किसी को नहीं करनी है। पढ़ो ना, जल्दीबाजी क्या है? खूब आराम से समझो ना। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब वर्क करता है, अगर जानना चाहते हो तो याद रखिए जस्ट अबाउट द मोशन। मतलब टेंडेंसी टू, हम बोल सकते हैं टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन। मतलब जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, जैसे ही गति प्रारंभ होने ही वाली हो, या गति होने ही वाली हो, तो उस समय जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये एक प्रकार का वेरिएबल फोर्स है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है।
एफ एस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन होगा। म्यू एस को बोलते हैं स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये होगा स्थैतिक घर्षण गुणांक। बोलो क्या एक एक बच्चे को बात समझ में आई कि नहीं आई? आराम से समझेंगे। ये मैंने इधर डेफिनेशन में देखो बच्चों लिखा है, जैसे ही बॉडी मोशन करने वाली हो तो उस समय जो फोर्स लगेगा उसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बोलो बात आ रही कि जा रही? बट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? सारी बातों को बिल्कुल आसानी से समझना, ठीक है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे भी आएगी। अब आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी सरफेस अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखो, ए भाई बन जाओ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखो तो हर एक सरफेस रफ होता है, ठीक है? हर एक सरफेस का मतलब सरफेस रफ है। तो अब अगर उसको हम उसके ऊपर एक बॉडी रख दें और अब हम इसे क्या लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स, तो देखो इनके बीच कुछ जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। मीन्स मोशन कराने के लिए हमको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। मीन्स हम बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मीन्स स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, जरा ध्यान सुनिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट मीन्स स्थैतिक घर्षण बल जो होगा वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा, मतलब गतिक घर्षण बल से ज्यादा होगा। कोई भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है तो उसको मोशन कराना ज्यादा टिपिकल है, और जब बॉडी मोशन हो जाए तो फिर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उससे क्या होगा, कम होगा। मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई बॉडी रेस्ट है, रेस्ट से मोशन कराने में हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब वो ऑलरेडी मोशन करने लगेगा तब हमें उतनी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब क्या लगने लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। मींस हम कह सकते हैं एफ एस इज ग्रेटर देन क्या होगा, एफ के। एफ एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू में एन, इसकी जगह म्यू के इंटू में एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो म्यू एस इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, म्यू के। याद रखिएगा म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, म्यू के। बट नॉर्मली कंडीशन में हम म्यू एस और म्यू के की जगह सेम ही वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी तो हमारे सिलेबस में इतना ही है। बोलो बात समझ में आ रही? क्लियर है? क्लियर है? एक एक चीज क्लियर है, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। वाह भाई वाह, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आ जाओ एक ग्राफ खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बिटवीन एक ग्राफ खींचते हैं। रेडी हो ना? ए बहुआ, बाबू, बच्चा, आओ रेडी हो जाओ। आजा बच्चा, आजा बच्चा। अब जरा समझो, ये है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। आप सभी लोग जानते हो जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है, तो हम सभी लोग जानते हैं हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जो हमारा स्थैतिक घर्षण बल होता है वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है, मतलब तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसी हिसाब से वो पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा।
अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लगाएगा और जिस समय बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन होगी उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसे आप कहोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जब बॉडी गतिमान होने वाली होगी तो उस समय जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे क्या, सीमांत घर्षण बल। अब उससे ज्यादा अगर हमने फोर्स लगा दिया तो उस समय हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा। तो यहां पर सारे बच्चे जरा गौर से सुनेंगे क्योंकि हम पिंकी मैडम को ला रहे हैं। मतलब अगर आप फोर्स बढ़ा रहे हो, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अप्लाइंग फोर्स बढ़ा रहे हो तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा क्योंकि ये सेल्फ एडजस्ट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, अब ये उस पोजीशन पर पहुंच गई जहां पर बॉडी क्या हो रही है, जस्ट अबाउट टू मोशन। बॉडी जस्ट वहां से क्या करने वाली है, मोशन करने वाली है। तो आप सभी लोग जानते हो इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। बोलो बच्चों, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बॉडी मूव करने लगेगी। तो सबसे पहले ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से गौर करेंगे। अब बॉडी अगर मूव करने लगेगी तो आप सभी लोग जानते हो कि हमारा ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाएगा। क्यों? जब बॉडी मूव करने लगेगी तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। मतलब यहां जो फ्रिक्शन फोर्स है, जरा ध्यान से सुनिए, यहां जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर? मतलब ये जो घर्षण बल है वो स्थैतिक घर्षण बल है, घर्षण बल है। इसके बाद हम अगर अप्लाइड फोर्स, जरा गौर से सुनिएगा, इसके बाद जब हमने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया जस्ट दिस, तो हमारी बॉडी क्या करने लगी, मोशन करने लगी। अब मोशन करने लगेगी तो हमने पहले भी आपको बताया मोशन करते समय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इस समय लगेगा गतिक घर्षण बल। ध्यान से समझिएगा, एक एक बच्चा बिल्कुल कान खोल खट के। और सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों हो गया, अरे पगलू मैंने बोला नहीं था काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के चेंज नहीं होता, एफ एस वेरिएबल होता है, एफ एस वेरिएबल होता है, एफ के वेरिएबल नहीं होता है। ये है बच्चों फ्रिक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स के बिटवीन ड्रॉ किया गया ग्राफ। बोलो क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? एक एक बच्चों का फीडबैक चाहते हैं, जल्दी से जल्दी, क्विक एंड फास्ट, जल्दी से देखिए बच्चों, क्या इतने बातों में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हुई? पानी दे दो, बोलो, आराम आराम से समझ लो, जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं है। पक्का सभी को समझ में आना चाहिए। ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बिटवीन ग्राफ। कोई दिक्कत है दोबारा पूछ लेना, दोबारा बता देंगे। बहुत सीधी सी बात है, अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा और एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां पर बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन करने वाली हो। जैसे ही गति करने वाली होगी उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। इसके बाद अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी में मोशन आ चुका है, अगर बॉडी में मोशन आ चुका है तो अब इस समय बॉडी में लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है, एक वेरिएबल फोर्स नहीं है। इसलिए देखो ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हुई है। बोलो क्या इतनी बात सभी को समझ में आया है कि नहीं आया? ठीक है, इतनी तो बात सभी को समझ में आनी चाहिए। अब आगे की ओर बात करते हैं। अच्छा, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब समझते हो? अगर आपसे बोला जाए ये घर्षण कोण क्या होता है, सही प्यारे बच्चे जरा गौर करेंगे। अगर आपसे बोला जाए
घर्षण कोण क्या होता है, तो सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे। सपोज करो बच्चों एक ये सरफेस है, सपोज करो ये बच्चों एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक जो है वो आगे की ओर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। आराम से समझना, ये ब्लॉक आगे की ओर मोशन कर रहा है। नो डाउट सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर होगी, बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर होगा। अगर आगे की ओर मोशन कर रहा है या टेंडेंसी रख रहा है मोशन करने की, तो इस समय हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर हम यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सभी बच्चे गौर करो भाई, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का अगर हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करें, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मींस ये है परिणामी बल। ये क्या है बच्चों, परिणामी बल। परिणामी बल किसका परिणामी बल, अविलंब प्रतिक्रिया बल व घर्षण बल का परिणामी बल। ये रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बिटवीन बनने वाले एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोलो क्या इतनी बात सभी 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 प्यारे बंधुओं को आया कि नहीं आया। क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मींस जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर मोशन कर रही है या टेंड्स टू द मोशन जस्ट अबाउट टू मोशन, जैसे मोशन करने वाली है उस समय फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा। अब आप बताओ ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। इन दोनों फोर्सेस का हम क्या खींचेंगे, रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल, और उस रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बिटवीन बनने वाले एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बोलो क्या इतनी बात एक एक बच्चों को क्लियर है कि नहीं है। एक एक बच्चे का मतलब एक एक बच्चा, जी सर क्लियर है, क्लियर है तो होगी ना बात, हो गई। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, हिंदी में भी यही बोलेंगे। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन पर होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो बच्चों एक ये नत समतल है, नत समतल का मतलब एक झुकाव वाला कोण है, झुकाव तल है। ये बनने वाला एंगल क्या है, थीटा है, नो डाउट बच्चों। जरा ध्यान से सुनना, एक एक बच्चा एक एक आर्टिकल को समझाना। ये जरा हमारे पास एक बॉडी है, अच्छा इस बॉडी का आप सभी लोग जानते हो वेट किस साइड होगा, डाउनवर्ड्स। क्या कर रहा हूं मैं, डाउनवर्ड्स। ये एम मास की एक बॉडी है, तो आप बताओ इसका वेट किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। मत भूलना, मत भूलना, अगर प्यारे बच्चे हो तो तुम्हें कसम है विद्या की, मत भूलना। क्या ना भूलना, आप जानते हो ये थीटा है, ये 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल आप बताओ, ये एंगल 90 तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं। क्यों, 90 में से 90 माइनस थीटा करोगे तो आप बताओ 90 माइनस 90 प्लस का थीटा, आप बताओ ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। एक एक प्यारे बच्चे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट बोला बच्चों, आप सीधे सीधे ऐसे समझ लो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, नो डाउट सभी को आया होगा। क्लियर है भाई, यही तो समझाने आए हम लोग। अब जरा समझो, आप सभी लोग जानते हो mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg के दो घटक होंगे, एक mg cos थीटा और एक बच्चों होगा mg sin थीटा। वेरी गुड, नो डाउट। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर बॉडी नीचे, मिस mg sin थीटा वो फोर्स है जो बॉडी को नीचे की ओर लाना चाहता है। सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बॉडी mg sin थीटा बॉडी को नीचे लाना चाहती है, और जब नीचे लाना चाहेगी तो पीछे की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। मतलब mg sin थीटा कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो बॉडी को नीचे लाना चाहती है। आप सभी लोग देख रहे हो इस समय जो n है वो mg
कॉस थीटा को क्या कर रखी है, बैलेंस कर रखी है, एन ने mg कॉस थीटा को बैलेंस कर रखा है। एक एक बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब आप बताओ, अगर ये बॉडी जैसे ही मोशन करने वाली होगी उस समय हमारा कौन सा फोर्स होगा, उस समय हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू एस इंटू में एन के। म्यू एस एन की वैल्यू क्या आई है, एम जी कॉस थीटा। जरा ध्यान सुनिए, मतलब यहां पर जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो कितना वर्क कर रहा है, म्यू एस इंटू में एम जी इंटू में कॉस थीटा। मतलब ये फोर्स इसको नीचे लाना चाहता है और ये फोर्स इसका क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। थोड़ी देर आराम से समझिएगा, जल्दीबाजी नहीं करेंगे बाबा, ठीक है। मतलब बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट, ये बॉडी नीचे आना चाहती है, फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज करना चाहता है। वो फ्रिक्शन फोर्स अब लग कितना रहा है, म्यू एस इंटू में एम जी कॉस थीटा। अच्छा, आप जब देखो व्हेन, यहां पर दो कंडीशन लिखाते हैं, यहां पर, यहीं पर लिखो ना, यहां कहां लिखोगे, यहीं पर, व्हेन थीटा इज स्मॉल। जब थीटा स्मॉल हो, थीटा स्मॉल का मतलब क्या होगा, थीटा अप्रॉक्स जीरो के इक्वल हो। तो अगर उस समय जीरो होगा तो आप बताओ, ये जो साइन थीटा होगी, वो जो साइन थीटा होगा ये स्मॉल आएगा। क्यों, साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बट उस समय कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा क्या आएगा, वो आएगा लार्ज। इसका मतलब समझो, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, तो उस समय ये फोर्स छोटा होगा और ये फोर्स बड़ा होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी है। और आप ही सोचो, ये कोई प्लेन है, अब आप ही जरा बताओ, अगर ऐसे थोड़ी देर सोच कर बोलो, अगर हम इस, अभी ऐसे है देखो बैलेंस, अगर हम थोड़ा सा उठा देंगे तो क्या ये मोशन करी, नहीं करी, क्योंकि थीटा स्मॉल है। उस समय ये वाली फोर्स इस वाले फोर्स से क्या है, कम है, मींस ये फोर्स इसको नीचे जाने से क्या कर रही है, रोक रही है। लेकिन सुनो सुनो सुनो, पिक्चर अभी बाकी है। व्हेन थीटा को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर थीटा को इंक्रीज करते जाएं तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। क्यों, साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कॉस की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम 1 थी। जब हम ये वैल्यू थीटा बढ़ाते जाएंगे तो ये फोर्स बढ़ने लगेगी और ये फोर्स क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एम जी साइन थीटा जो होगा वो म्यू एस एम जी कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वो तब होगा जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन। हम बोल सकते हैं इन दिस टाइम, इन दिस टाइम, आप बताओ, जब ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा उस समय ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। इन दिस टाइम बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। बॉडी क्या करने वाली होगी, तुरंत वहां से स्लाइड होने वाली होगी। उस समय बनने वाले इस एंगल को ही हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। आप देखो, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा। आप बताओ साइन अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आप बताओ इज इक्वल टू में म्यू एस। आप बताओ इसे लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर में लिखेंगे म्यू एस। अब बताओ थीटा इज इक्वल टू में लिखेंगे टेन इनवर्स इनटू में म्यू एस। और यही थीटा है एंगल ऑफ रिपोज। इस थीटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। उम्मीद है कि इतनी क्लास आप सभी बच्चे को बिल्कुल गर्दा उड़ा करके आई होगी। ये जो पार्ट होगा ये अपना रफली पार्ट होगा। बोलो, क्या एक एक बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई,
एक ए भाई, इतना भी ब्लू ब्लू ना हो। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं है? क्या है एंगल ऑफ रिपोज? बोलो बच्चों, क्लियर सभी को? बिल्कुल जस्ट, मतलब एक सिंसियरिटी के साथ नोट करो, मजा आएगी आपको, मजा आएगी बिल्कुल चौकस तरीके से। आया सभी को? एक एक बच्चे को। हम्म, कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाए बच्चों, कुछ प्रैक्टिस हो जाए न्यूमेरिकल्स की। बोलो, कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं, कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं अपने लल्ला को। आओ आओ आओ, ए भाई तुम ना आओ, आओ। बोला जा रहा है यदि घर्षण कोण थीटा कॉस इनवर्स 4/5 हो, तो बोला स्टैटिक कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? स्थैतिक घर्षण कोण क्या होगा? ए भाई, घर्षण कोण इतना हो तो घर्षण गुणांक क्या होगा? क्वेश्चन को चेंज करेंगे हम। तो घर्षण या स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होगा? तो फाइंड द coefficient ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। अब आ गया तो करना तो पड़ेगा ना हम लोगों को। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो आप बताओ, कॉस थीटा बराबर 4/5 लिखेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लो आराम से, जल्दीबाजी ना करना। ये थीटा है, आप बताओ कॉस थीटा में क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया 4, ये हो गया 5, बताओ ये क्या आएगा? 3 आएगा। बोलो, कोई दिक्कत? पाइथागोरस की थ्योरम से निकाल ही लेंगे यार। अब हमसे पूछा गया कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मत भूलिएगा अभी एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? म्यू एस। अब बताओ टेन, टेन में क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 3/4 इज इक्वल टू में क्या होगा? म्यू एस। तो म्यू एस की वैल्यू 3/4। बताओ आंसर आया कि नहीं आया? एक एक प्यारे बच्चे, एक एक प्यारे बच्चे गर्दा उड़ा करके समझेंगे, और ना समझ में आए तो बात की बात। क्लियर सभी को? बहुत अच्छे। आते हैं, एक न्यूमेरिकल दिया है जरा सभी प्यारे बच्चे, सभी मेरे न्यारे प्यारे, मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना, मेरे सोन्ना, मेरे जानू, जैसा भी समझो हो तो तुम जानू, जानू जानू जानू, अरे वो वाला जानू नहीं, वो वाला जानू जिसको तुम जानना चाहते हो। जानू 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 जानू, क्या जानू? ये जानू बाबू, जरा सुनना। बोला जरा 3 किलोग्राम का एक गुटका है जो कि एक फर्श पर रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस की वैल्यू 0.4 है। बोला जा रहा अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, a horizontal force of 3 Newton is applied of the block, applied on the block। ये 3 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पर लगाया गया, एक 3 न्यूटन का फोर्स लगाया गया एज तो इन द फिगर, ये फिगर गिवन है। बोला कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, विल द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग? क्या ये ब्लॉक मूविंग करना स्टार्ट करेगा? इसके लिए तो हम पहले चेक करेंगे, चेक करो पहले, क्या चेक करो? सबसे पहली बात तो आप सभी लोग जानते हो, बॉडी का वेट। ए भाई, ए भाई, ए भाई, डरना नहीं। बॉडी का वेट किधर की ओर होगा? नीचे की ओर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर। अब आप बताओ पीछे की ओर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल है? 3g। 3g का मतलब 3 × 10 रखोगे तो 30 न्यूटन आ जाएगा। एन निकल गया। अब अगर एन निकल जाए तो सबसे पहले आप लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालिए, सबसे पहला काम यही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालो बच्चों। अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हो तब तो तुम लोग राजा बेटा हो।
अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे तो आप सभी लोग जानते हो एफएल बराबर में म्यू एस इंटू में एन होता है। आहा आ म्यू एस की वैल्यू 0.4, एन की वैल्यू 30। आप बताओ, 0 से 0 कैंसिल। अब जरा देखो, अब जरा देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आया बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, 12 न्यूटन। तुम फोर्स कितना लगा रहे हो, 10 न्यूटन का। तो यहां पर लिखोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन टू द अप्लाइड फोर्स, इज ग्रेटर देन टू द अप्लाइड फोर्स। और इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, आप सभी लोग जानते हो इस अवस्था में बॉडी इज प्लेस्ड एट रेस्ट पोजीशन। बोलो यस और नो, बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? हमने पहले सिखाया था, तुमने सीखा नहीं था बच्चों, तुमने सीखा नहीं था बच्चों। मैंने यहां पर लिखाया था, मैंने लिखाया था अगर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल आ जाएगा तो उस समय बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट में है। देखो एरो बनाया था। और ऐसी कंडीशन में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा, देखो देखो मैंने यहां पर लिखा है, पढ़ाया है कि अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। ऐसी कंडीशन में बॉडी रेस्ट होगी और रेस्ट कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप फ्रिक्शन फोर्स पूछोगे तो 12 न्यूटन नहीं होगा बच्चों। ऐसी कंडीशन में हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो बच्चों होगा 3 न्यूटन का। क्यों? जब तुमने 3 लगाया तो इसने भी 3 लगा दिया, जब बॉडी मूव नहीं करेगी। बोलो बात समझ में आई है कि गई है? बात एक एक बच्चों को समझ में आनी चाहिए। क्या इतनी बात अपने लल्ला लोगों को क्लियर है कि नहीं? अपने बच्चा लोगों को क्लियर है कि नहीं? क्लियर तो होना चाहिए मेरे बेटे, क्लियर तो होना ही चाहिए। नहीं है तो करो, सीधी बात, नो बकवास। आ जाओ, अगला क्वेश्चन सुनते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना है, एक एक लड़के को, एक एक बच्चे को। एक गुटके को खुदरे 36 तल पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाया जाता है। अ ब्लॉक इज मूव्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक ब्लॉक है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ये दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। यदि गुटके तथा तल के बीच घर्षण गुणांक मूव कर रहा है तो म्यू के की वैल्यू 0.4 है। तो गुटका कितने समय पश्चात और कितनी दूरी चलकर रुक जाएगा? ठीक है, तो बोल रहा है देन आफ्टर हाउ मच टाइम एंड डिस्टेंस विल द ब्लॉक स्टॉप, कितनी दूरी चलकर रुक जाएगा, निकाल लेंगे। अच्छा रुक रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एक काम कर लो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2as, जानते हो माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यह है 0, यू स्क्वायर माइनस का 2as। तो आप सबसे पहले, यार एक दिक्कत है कि ए नहीं पता है, यू स्क्वायर बराबर 2as, ए पता चल जाए, ए पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ए पता चल जाएगा, क्योंकि बॉडी जैसे जैसे उसकी, आप बताओ उसमें रिटार्डेशन हो क्यों रहा है, उसकी वेलोसिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। मींस काइनेटिक फ्रिक्शन ही बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिटार्डेशन। और एफ के ही क्या होता है, म्यू के इंटू में एन। आप बताओ एफ बराबर एम ए, म्यू के, एन की जगह लिखेंगे एम जी। आप बताओ एम से एम कैंसिल, ए
म्यू के की वैल्यू 0.4, जी की वैल्यू 10, दिस से दिस कैंसिल, ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी कि नहीं। ये है रिटार्डेशन, ये है त्वरण। अब देखो कितना आसान न्यूमेरिकल बन गया मेरे लल्ला के लिए। यू की वैल्यू बोलो जरा 10, 10 का स्क्वायर 100, 2, ए की वैल्यू 4, एस निकालना था, आप बताओ 50। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब कुल मिला के ऐसे कर लेते हैं ना, इसको 25 बार कर लेते हैं, एस की वैल्यू 12.5 मीटर दूरी जाकर हमारी बॉडी रुक जाएगी। कितने समय बाद रुकेगी, तो v बराबर u माइनस का 80 लगा दो। v की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 10 माइनस का 4 इंटू में t, 40 बराबर में 10, तो आप बताओ t बराबर हो जाएगा 10 बटे में 4, आप बताओ 2.5 सेकेंड। 2 पॉइंट क्या होगा 5 सेकेंड। यह है बेटा टाइम, यह है बच्चों डिस्टेंस, यह है बच्चों एक्सेलरेशन। बताओ एक एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, एक एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बताओ। आ गया गुरुजी, बस यही तो चाहते थे कि तुमको आज जाए, यही चाहते थे मेरे बच्चा, मेरे मुन्ना। अब आराम से समझना, आराम से, बिल्कुल आराम से, जल्दीबाजी काहेगी है। बोला एक कार जिसकी चाल 7 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एक कार है जिसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड है, ब्रेक लगाकर वो 10 मीटर पर रोक दी जाती है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 10, रोक दी जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है। सो दैट द दर्शाइए कि ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला कुल घर्षण बल कार के भार का 1/4 होता है। हमको प्रूफ करना है बच्चों, हमको प्रूफ करना है क्या, कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड इज 1/4 ऑफ वेट ऑफ कार। मतलब हमको क्या करना है, प्रूफ दैट, क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ वेट ऑफ कार। ये हमको प्रूफ करना है, निकाल लेंगे। कैसे सर, वही न्यूमेरिकल का उल्टा करो। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2as, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2as की वैल्यू कितनी है 10। आप बताओ a बराबर 49/20 आ जाएगा, क्यों, इसको इधर लाकर इधर भेज दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इतना तो सर क्लियर है, इतना क्लियर है ना, इतने में कोई डाउट नहीं है ना। तो आ जाओ फिर एक और बार। आप सभी लोग जानते हो, सभी लोग जानते हो एफ के ही हमारे बॉडी को रिटार्डेशन दे रहा है, और यही होगा म्यू के इंटू में एन। अब जरा देखो एम, अब जरा देखो, हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आप जरा देखो एफ के बराबर एम, ए की वैल्यू आई है 49 बटे में क्या 20। एक काम करो, अच्छा एफ के हम जी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 49/20 इंटू में जी की वैल्यू रख दे रहे 9.8। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, होनी तो नहीं चाहिए। पॉइंट से 0 हट जाएगा, आप बताओ ये चला जाएगा 2 बार। आप बताओ एफ के इज इक्वल टू में एम जी बाई में क्या आएगा, 2 2 जा 4। देखो जो बोला था वो प्रूफ करके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक एक प्यारे बच्चे, एक एक प्यारे बच्चे बोलो, क्या इतनी बात मिल रही कि नहीं मिल रही, यस और नो में जवाब दीजिए। यस यस यस, वेरी गुड, क्लियर है। सभी लल्ला को, सभी मुन्ना को, सभी सुगऊ को समझ में आना चाहिए, बस बात खत्म। वेरी गुड, चलें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक था, हमको पढ़ा देना चाहिए था पिछले के साथ, बट नहीं हो सकता था, इधर ही पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको जल्दीबाजी में मैं चाहता नहीं था कि शॉर्ट करना पड़े। आ जाओ, एक खुदरे तल पर 1.5 किलोग्राम के बॉडी का एक गुटका रखा है। अच्छा है क्वेश्चन, ये 1.5 kg का है।
अब जरा ध्यान से सुनो। A block of mass 1.5 kg placed on the rough horizontal surface is pulled by the constant horizontal force of 1.2 किलोग्राम force weight। अब यहां पर तुम्हें समझने में दिक्कत होगी। गुटके पर हम लोग 1.2 किलोग्राम वेट का फोर्स लगाते, ये बात समझ में नहीं आई भाई। हम जो फोर्स लगाते हैं वो तो न्यूटन में होता है ना, ये किलोग्राम में क्या कर रहा है? परेशान ना, उसमें जी का मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत क्या हो जाएगा? न्यूटन में। क्लियर? ठीक है। इस समय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर, बॉडी का वेट नीचे की ओर, नो डाउट। अब पीछे की ओर लगेगा, नो डाउट, रेस्ट पोजीशन पर रखा है तो पीछे की ओर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन हम सबसे पहले निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है, पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सीमांत घर्षण बल निकालेंगे। आप बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मीन्स हम निकालेंगे सीमांत घर्षण बल। निकालो भाई। सीमांत घर्षण बल F के बराबर क्या होता है? म्यू के इंटू में क्या? म्यू के इंटू में क्या? म्यू के इंटू में n होता है। म्यू के की वैल्यू दी जानी चाहिए थी, दी गई है। म्यू के की वैल्यू यहां पर दी है, नीचे नहीं दी है, लिख दीजिएगा म्यू के की वैल्यू 0.3 है। म्यू के नहीं, म्यू एस। म्यू एस की वैल्यू 0.3 है, दिया है, सॉरी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.3। दिख नहीं रहा था ना? ठीक है, तो आप बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.3। एन की जगह क्या लिखेंगे? mg। आप देखो एफ बराबर 0.3, m की वैल्यू 1.5 जी। आप बताओ एफ की वैल्यू 0.45 जी। ओ माय गॉड, ये 1.2 जी है, ये 0.45 है। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइंग फोर्स से क्या है? कम है। इसका मतलब बॉडी क्या करेगी? मोशन करेगी। ठीक है, तो क्या निकालना, क्या है निकालना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन टर्म्स ऑफ जी। इसका एक्सेलरेशन निकालना है। आप ही बताओ, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स नीचे लग रहा है, पीछे लग रहा है, तो आप बताओ इस पर टोटल फोर्स कितना होगा? एफ माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बॉडी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। एफ की वैल्यू 1.2 जी, इसकी वैल्यू 0.45 जी। आप बताओ एम की वैल्यू 1.5 ए। ठीक है, आप बताओ ये बचेगा 0.75। आप बताओ 0.75 जी बचेगा। इधर बचेगा बच्चों 1.5 ए। जल्दीबाजी नहीं है, 0.75 अपॉन में 1.5 इंटू में जी। आराम से सॉल्व करोगे। आप बताओ ऊपर 10 आएगा, नीचे कुल मिला के बच्चों हो जाएगा 150। आप बताओ 75 का 150 में मल्टीप्लाई करोगे, ए की वैल्यू g/2 आएगा। मतलब एक्सेलरेशन देखो जी का क्या होगा? हाफ होगा। अब चाहो तो वैल्यू रख सकते हो 10 या 9.8। तो इस तरीके से देखो हमारे पास बॉडी का क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। बोलो बच्चा पार्टी, एक एक बच्चा पार्टी। अगर समरी की बात करें तो हम लोगों ने फुल फ्रिक्शन चैप्टर को कंप्लीट किया है। ठीक है, और अगर मैं कहूंगा क्या होमवर्क होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप लोग पूरा का पूरा रिवाइज कर दो। x 2x 5x जितनी बड़ी स्पीड में देखना है देखो। और ये है हमारा आज का छोटा सा पुदीना सा छोटा सा चैप्टर जिसका नाम था फ्रिक्शन। तो उम्मीद है सारे बच्चे बिल्कुल मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़े होंगे। और क्या खूब पढ़े होंगे? क्या खूब पढ़ोगे? बहुत अच्छे। तो सही बच्चे, अच्छे से तैयारी करो, मस्त तरीके से पढ़ो, जीवन में बढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मस्त तरीके से पढ़ना। और कहाँ कहाँ आपको सबसे ज्यादा मजा आई ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चे, जय हिंद,